Good evening to all of you. Good evening to all of you. गुड इवनिंग. बस अब थम जाइए, अपने मैसेजों को थाम लीजिए. करंट अफेयर्स 1 से 3 होता है ना सुहा खान? 1 से 3 होता है करंट अफेयर्स. 1 PM हर सैटरडे 1 बजे से ही होगा करंट अफेयर्स. हाँ, वो लाइट एक खराब हो गई है. मैंने भी बुलाया है टेक्नीशियन को, अभी मैं सही कराता हूँ. आज हुई थी, आज भी हुई थी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज तो मैं नहीं पढ़ाया था, लास्ट 2 टाइम से मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको करंट अफेयर्स. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अभी आप अपने मैसेजेस को थाम लीजिए. हर सैटरडे रेगुलर क्लास होगी. ठीक है, चलिए अब थम जाइए. अपने मैसेजेस को थाम लीजिए. 2 बातें आपको याद रखनी है क्लास करते हुए. ठीक है, 2 बातें अगर आप याद रखेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीख कर जा पाएंगे. ठीक, देखो कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट होगा, तो जब उस टॉपिक का नाम लिखा जाएगा, ठीक, इसका नाम सुनते ही आपके मन में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी और बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली दिमाग में फॉल करने लगेंगे. आपके दिमाग में फॉल करते हैं और आप कमेंटों में फॉल कराते हैं उसे. ठीक, उसे आपको रोकना है. जब कोई टॉपिक शुरू होके खत्म हो जाएगा तो आपके, मेरे हिसाब से जितने भी रिलेवेंट डाउट्स हैं सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे. जितने भी वो डाउट्स हैं वो टॉपिक खत्म होते ही उन सब के आंसर्स आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे. उसके अलावा उसके बाद भी अगर कोई डाउट उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट रहता है, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं. और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं कोई भी डाउट आपका खाली नहीं जाने दूंगा. टॉपिक को खत्म होने के बाद हर टॉपिक पे मैं डाउट लूंगा आपको. ठीक है, बट पढ़ाने के बाद, टॉपिक को खत्म करने के बाद. ठीक है, तो सबका पढ़ाने का एक अलग स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, हो सकता है कि मैं अभी ABCD पढ़ा रहा हूं, आपको डाउट आ रहा है XYZ में, तो मैं ABCD पढ़ाने के बाद XYZ पे भी आऊंगा. ठीक है, बट एक लाइन में हम लोग चलेंगे. तो अपने जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी रिलेवेंट डाउट्स हैं, वो सब बचा के रखिए, क्योंकि जैसे जैसे क्लास चलेगी वो डाउट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. उसके बावजूद अगर कोई डाउट्स आपका बच जाता है तो मैं उस डाउट को सॉल्व करके ही आगे बढ़ूंगा. ठीक है, कोई एक टॉपिक को खत्म हम तभी मानेंगे जब आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा. ठीक है, तो आप अपने मैसेजेस को थाम के रखिए. मैं भी चाहता हूं कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करें, बट अगर पढ़ाने के बीच में आप लगातार मैसेज कर, देखो यहाँ पे करीब 400-500 बच्चा पढ़ता है. ठीक है, तो जब लगातार आप तो केवल अकेले टाइप कर रहे हैं, बट जब सब बच्चा टाइप करते हैं तो वो सारे कमेंट्स लगातार ऊपर चले जाते हैं. मैं यहाँ पे सारे बच्चों के कमेंट्स नहीं देख पाते, बहुत तेजी से स्क्रॉल हो जाता है. ठीक है, तो कम से कम कमेंट करें, कम से कम. और हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे. और नोट्स के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, देखो प्रिंटेड नोट का कोई फायदा नहीं है.
मैं आपको बहुत सारा प्रिंटेड नोट प्रोवाइड करा सकता हूं, आप भी कहीं से भी प्रिंटेड नोट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने आप, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। क्लास में मैं जब पढ़ाऊंगा, जो चीजें जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा उस पे मैं आपके खुद नोट्स बनवाऊंगा डिक्टेट करके, ठीक है। और वो जो डिक्टेशन होगी वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगी, मेंस आंसर राइटिंग में, और प्री में भी हेल्प करेगी। तो आपको नोट्स अपने हाथ से अपनी कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। किसी भी प्रिंटेड नोट्स का सहारा नहीं लेना, केवल बेरेक्ट को पढ़ना है और उस कॉपी को पढ़ना है जो मैं डिक्टेट करा के आपकी बनवाऊंगा। क्लियर? ठीक है। तो कल हमने देखा था, देखो कल हमने बात करी थी, कल एक बेसिक आउटलाइन मैंने आपको दी थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, ठीक है। एक बेसिक आउटलाइन, जैसे मैंने दिखाया था आपको कि कोई भी अगर ऑफेंस होगा तो उसके 3 तरीके हमारे पास हैं, एफआईआर, कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट या एफआईआर, ठीक है। इन तीनों को मैंने आपको पूरा दिखाया था कि ऑफेंस से स्टार्ट होके और जजमेंट तक कैसे वो टाइमलाइन चलेगी, ठीक। अब आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कैसे जा सकते हो, इसके 3 तरीके हैं, ठीक। वो तीनों तरीके आपको कहां ले जाएंगे, जजमेंट की ओर ले जाएंगे, ठीक। ठीक है। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप आंसर राइटिंग करोगे, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो लॉ लगभग सबको बराबर पता होता है, ठीक है। लॉ मैं भी उतना जानता हूं, आप भी उतना जानोगे, बट आंसर में क्या चीजें वो एक्स्ट्रा होंगी जो आपको बाकी बच्चों से ज्यादा नंबर दिलाएंगी, उनमें से कुछ चीज ऐसी हैं जो मैं आज कराऊंगा। जैसे कि हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो सीपीसी हो, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी एविडेंस एक्ट हो, हर एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होता है और हर एक्ट में उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है। तो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए सीआरपीसी का कोई क्वेश्चन आया, तो सीआरपीसी का क्वेश्चन जब आप लिखोगे तो 2 से 3 लाइन में क्या होगा, आपको उसका, अगर आपने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिख दिया, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोविजन पूछा है बीएनएसएस का, अगर उस प्रोविजन का आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस लिख दिया, तो जो एग्जामिनर होता है वो कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 नंबर उसमें बाकी बच्चों से ज्यादा देगा। क्लियर? तो ये होता क्या है, ठीक है, ये होता क्या है, ये आप एक मिनट देखो, जैसे अभी अनामिका मैंने आपको बताया था कि टॉपिक का नाम लिखते ही आपने पूछ लिया कि सर क्या होता है, ये नहीं करना, ठीक है। एक बार मैं जब इस टॉपिक को पूरा पढ़ा दूं तो ये सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप अपने अपनी जो उत्सुकता है उसे बचा के रखिए, ठीक है। टॉपिक को खत्म होने के बाद यदि कोई डाउट आए तब मुझसे पूछिएगा, ठीक है। अपना दिमाग कमेंट सेक्शन में मत लगाओ, अपना दिमाग लगाओ बोर्ड पे। क्लियर? आप जज बनने जा रहे हो, जज बनने के लिए आपको इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि क्लास में कंसंट्रेशन किस तरह से हमें मेंटेन करके रखना है। क्लियर? देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएसएस हम पढ़ेंगे, ऑफ बीएनएसएस। तो सीआरपीसी या बीएनएसएस का कोई भी सवाल अगर मेंस में आता है तो उसमें आपको जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस अगर आप डाल देते हैं अपने आंसर में तो वो आपको बाकी बच्चों से एज प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? तो देखते हैं ये होता क्या है। देखो, आप सबको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से आप सुनिएगा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसे कैल्सन ने कहा है कि इट इज अ ग्रैंड नॉर्म, इट इज द ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। ग्रैंड नॉर्म का मतलब होता है इट इज अ सुप्रीम लॉ
It is a supreme law of the country. Supreme law of the country through which all the authorities derive its power, derive their powers. ठीक है, तो जितने भी लॉ बनेंगे, जितने भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, अब जितने भी लॉ पहले से हमारे चले आ रहे हैं, वो सब अपनी वैलिडिटी को कॉन्स्टिट्यूशन से चेक करेंगे। ठीक है, या फिर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जो इस देश को चला रहे हैं, जैसे लेजिस्लेचर, जैसे जुडिशरी, जैसे एग्जीक्यूटिव, वो सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, अपनी अथॉरिटी को कहां से डिराइव करेंगे, अपनी पावर्स को कहां से डिराइव करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हर कोई बस किसे देखेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को देखेगा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही हूं या नहीं हूं। तो कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, ठीक है, जो पार्लियामेंट ने बनाया है या फिर जो पुराना कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो अभी तक कंटिन्यू चला आ रहा है, वो सब अपनी वैलिडिटी को चेक कहां से करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, जैसे इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइंस, नॉन आर्बिट्ररीनेस, ठीक है, रीजनेबलनेस, इन ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स वो सारे एक्ट में आपको मिलेंगे। वो सारे एक्ट उन्हीं के अकॉर्डेंस में काम करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, तो हर एक्ट में आपको एक बेसिक एसेंस नजर आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मदर ऑफ ऑल लॉज। ठीक है, कैल्सन ने इसे, ये भी क्वेश्चन आया था कभी कभी कि ग्रैंड नॉर्म किसने कहा, तो कैल्सन एक ज्यूरिस्ट था, उसने कहा कि हमारा जो संविधान होगा या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो हर कंट्री का उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, ग्रैंड नॉर्म होगा। ठीक है, मतलब मदर ऑफ ऑल लॉज होगा। ठीक है, यानी सुप्रीम नॉर्म होगा, सुप्रीम लॉ होगा। ठीक है, उसी के हिसाब से पूरी कंट्री गवर्न करेगी और उसी के हिसाब से कोई भी लॉ वैलिड या इनवैलिड माना जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी जैसे अभी 377 सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। ठीक है, या फिर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो वो किस ग्राउंड पे चैलेंज किए जाते हैं, ये जितने भी लॉज हैं या जितने भी लॉज के ये प्रोविजंस हैं, ये किस ग्राउंड पे चैलेंज किए जाते हैं, ये इनकी क्या चैलेंज होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होती है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वैलिड है या नहीं। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही क्यों देखा जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री, और जितने भी लॉ बनेंगे वो सब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होने चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से निकले हुए होने चाहिए। इस वजह से हम बोलते हैं कि कोई भी एक्ट होगा उसमें एक क्या होगा, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होगा, मतलब उसमें रीजनेबलनेस होगी, उसमें इक्विटी होगी, उसमें नॉन आर्बिट्ररीनेस होगी, वो इक्विटी पे काम करेगा, वो गुड कॉन्साइंस पे काम करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ एनीथिंग या एनी एक्ट। तो ऐसे ही जब हम बीएनएसएस देखते हैं, ठीक है, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, तो जब आप इसके प्रोविजंस देखोगे तो वो कहीं ना कहीं रीजनेबलनेस की तरफ जा रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं इक्विटी प्रोवाइड करा रहे होंगे, कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रोवाइड करा रहे होंगे। ठीक है, तो वो सब इसका क्या माना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हर एक्ट, हर लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस होता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ आवर कंट्री। ठीक, अगर बात हम करें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की, ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, इट इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। ठीक, तो अगर किसी भी एक्ट को उठा के देखें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस तो नजर हमें आएगा ही, क्योंकि उसी से हम वैलिडिटी को चेक करेंगे, उसी से हम निकले हुए हैं। जैसे जैसे अपने माता पिता के गुण बच्चे में आते हैं, ठीक है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर एक्ट में आपको नजर आएंगे, वही उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस कहलाता है। ठीक है, सेकंड थिंग, जब आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, किसी हर एक्ट में आपको फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बिना फिलोसफिकल, एम आई ऑडिबल, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, पहले आप बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है।
ठीक है, क्लियर है बेटा। जिन जिन को क्लियर नहीं है वो एक बार अपना नेट ऑफ करके ऑन करिए, है ना, वो स्पीड का इश्यू आ रहा होगा आपका। ठीक है, बस बस थामा थामा आप। ठीक है ठीक है, बस बस समझ गया। ठीक है, ऑल क्लियर। अब रुक जाइए और मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या होता है? हर हर एक्ट का एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें हम ज्यूरिस्प्रूडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता क्या है ये आप समझिए। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस जो होता है, ये बात करता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की। देखो, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब मेंस का आंसर राइटिंग आप करेंगे तो ये आपको बाकी बच्चों से अलग बनाएगा। क्लियर? और ये किसी में भी लिख सकते हो, ये सारे एक्ट में सेम रहेगा, ये सारे प्रोविजंस में सेम रहेगा। तो कोई भी आंसर लिखने को आएगा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस के 2-3 लाइन उसमें डालोगे तो आपके आंसर में 4 चांद लग जाएगा। क्लियर? ठीक है, देखिए, अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं यहां पे बीएनएसएस की, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो ये करता क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि ये क्या करेगा, ये क्रिमिनल लॉ से डील करेगा। ठीक है, ये क्या है? ये क्रिमिनल लॉ है। तो सोसाइटी में जितने भी ऑफेंसेस होंगे, सोसाइटी में जितने भी क्राइम होंगे, ये उनसे डील करेगा। ठीक है, ये उनसे डील करेगा। ठीक, जितने भी अपराध हमारे समाज में होते हैं उन सब से कौन डील करता है? एक तो आईपीसी, यानी कि आज का भारतीय न्याय संहिता, और दूसरा उस पे अगर ऑफेंस पे, अगर क्राइम पे हम क्रिमिनल लॉ देखें तो आज के समय पे बीएनएसएस उससे डील करता है। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि कोई भी क्राइम जब समाज में होगा, कोई भी अपराध जब समाज में किया जाएगा, तो वो अगेंस्ट एन इंडिविजुअल किया जाएगा या उसे अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाएगा? ठीक है, कोई भी ऑफेंस होता है, कोई भी ऑफेंस, तो वो हमेशा अगेंस्ट द सोसाइटी माना जाता है, क्योंकि उससे होता क्या है कि जो समाज की, जो सोसाइटी है, ठीक है, जो उसकी कॉन्साइंस है, वो कहीं ना कहीं मेजरली इफेक्ट होती है। अगर आप ये मान के चलिए कि आपके सोसाइटी में मर्डर हो गया, ठीक है, आपकी सोसाइटी में अगर मर्डर हो गया तो आप दहशत में नहीं आ जाते? अगर आपकी कोई कॉलोनी है, आपकी गली है, आपका एरिया है, वहां पर खुलेआम मर्डर हो गया, तो क्या आप दहशत में नहीं आएंगे? आप रात में वहां से जाने से नहीं डरेंगे? अगर कोई सुनसान गली, अगर कोई सुनसान गली है, ठीक है, और वहां पर आपको पता है कि साहब रात में मत जाना, क्योंकि वहां पर लूट लूट हो जाती है, वहां पर रॉबरी हो जाती है, तो क्या आप वहां जाना पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे। तो अगर लूट होगी तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे समाज पे पड़ेगा, उसका जो इफेक्ट है वो पूरी सोसाइटी पे पड़ेगा। इस वजह से माना जाता है कि जब भी कोई क्राइम होगा, जब भी कोई ऑफेंस होगा, वो हमेशा अगेंस्ट द सोसाइटी कंसीडर किया जाएगा, अगेंस्ट द होल स्टेट कंसीडर किया जाएगा, ना कि अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। क्लियर? क्लियर बेटा? वॉइस वाले लगभग सबके साथ वॉइस क्लियर है? प्लीज अपना एक बार नेट चेक करिए, क्योंकि बाकी सब बच्चे, 500 बच्चे क्लास कर रहे हैं, है ना, तो सब में क्लियर है, तो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट्स भी बनवाऊंगा, इतनी जल्दी क्या है? अभी स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्ट, उसे आराम से आप उसका बेस बनाइए। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा बेटा, मैं लिखवाऊंगा आपको, जब मैंने जो बोल दिया वो मैं करूंगा। आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहिए। जो मुझे डिक्टेट कराना होगा मैं अपने आप डिक्टेट करा दूंगा। आपके ऐसे नोट्स बन के तैयार होंगे कि आपको प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए वो नोट्स सफिशिएंट होंगे। बेयरेक्ट और मेरी कॉपी ये काफी रहेगा आपके लिए कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो इतना आप समझ गए ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस का मतलब क्या होता है। सॉरी, आप ये समझ गए कि अगर कोई क्राइम होगा
तो वो हमेशा अगेंस्ट द सोसाइटी कंसिडर किया जाएगा, अगेंस्ट एन इंडिविजुअल नहीं किया जाएगा। ठीक, चलिए अब आप देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमारी सोसाइटी है, ठीक, यहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, ये हमारी सोसाइटी है, यहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब आप सपोज करिए कि इस पर्सन ने मर्डर कर दिया, इस पर्सन ने क्या कर दिया, इस पर्सन ने मर्डर कर दिया। अब मर्डर करके क्या होगा कि ये जितनी भी सोसाइटी होगी बाकी की, ठीक है, ये बाकी की जितनी भी सोसाइटी होगी, इस पे क्या आएगा, इस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि क्राइम का इफेक्ट पूरी की पूरी सोसाइटी पे आता है, क्राइम का इफेक्ट पूरी की पूरे स्टेट पे आता है। क्लियर? तो यहां पर दो लोगों का इंटरेस्ट देखा जाएगा, दो लोगों का इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट इसका, ठीक है, और एक इंटरेस्ट सोसाइटी का। ठीक है, यहां पे सोसाइटी दो भागों में बट गई, यहां पे सोसाइटी दो भागों में बट गई, एक नॉर्मल पर्संस जो सोसाइटी में रह रहे हैं, और दूसरा वो जो अपराधी है, दूसरा वो जो एक्यूज्ड है, कल्प्रेट है। ठीक है, तो अगर हम जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्राइम हुआ है तो बीएनएसएस प्ले में आ जाएगा। अगर क्राइम हुआ है तो बीएनएसएस प्ले में आ जाएगा। मैंने कहा था ऑफेंस होते ही बीएनएसएस का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर बीएनएसएस का काम स्टार्ट हो जाएगा तो इसका जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, इसमें जो जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है वो कहता है कि क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंसिंग करानी है तो दो चीजें होनी चाहिए बैलेंस कराने के लिए, दो चीजें होनी चाहिए बैलेंस कराने के लिए। तो किस किस का इंटरेस्ट देखा जाएगा, किस किस का इंटरेस्ट देखा जाएगा। तो यहां पर सोसाइटी दो भागों में बट गई थी, एक जगह पूरी की पूरी सोसाइटी थी, तो हम एक तरफ देखेंगे सोसाइटल इंटरेस्ट को, और दूसरी तरफ ही अकेला व्यक्ति रह गया था, तो दूसरी तरफ देखेंगे इस इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को। ठीक है, दूसरी तरफ देखेंगे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को, और दूसरी तरफ देखेंगे पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट को। तो यहां पर सोसाइटी दो भागों में बट गई है। अब देखिए, अब हमारे पास एक तो ये इंडिविजुअल है जिसे मैं ए लिखता हूं, और एक तरफ ये सोसाइटी है। ठीक है, एक तरफ इसका इंटरेस्ट है, एक तरफ इस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है। इसी की बैलेंसिंग, इन्हीं दोनों के इंटरेस्ट की बैलेंसिंग को बोलते हैं जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। ठीक है, इन्हीं दोनों इंटरेस्ट की बैलेंसिंग को बोलते हैं जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। मतलब किसी के साथ भी क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये बैलेंसिंग करेगा कौन, बीएनएसएस करेगा, क्योंकि इसमें जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है। हर एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस भी होगा और जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस भी होगा। तो ये बीएनएसएस क्या करेगा, इन दोनों इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को और सोसाइटल इंटरेस्ट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। कैसे, देखो, जब ए ने मान लो मर्डर कर दिया तो सोसाइटी चाहेगी कि ये जेल जाए, सोसाइटी क्या चाहेगी कि ये जेल जाए, क्योंकि इसकी वजह से पूरी सोसाइटी में दहशत फैली हुई है। ठीक है, बट ये कहेगा कि साहब हमारे भारत में तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, कि जब तक मैं गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता मैं तो एक इनोसेंट पर्सन हूं। ठीक है, मैं इनोसेंट पर्सन का मतलब मैं भी बाकी लोगों की तरह क्या हूं, एक आम आदमी हूं। ठीक है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स बाकी सब लोगों को मिले हुए हैं कि साहब राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, ये सारे जो फ्रीडम्स हैं ये तो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मैं कन्विक्ट तो नहीं हुआ। क्लियर? तो ये क्या कहेगा, ये बात करेगा कि साहब मुझे क्या मिलने चाहिए, मुझे सारे फ्रीडम अभी मिलने चाहिए,
सोसाइटी कह रही है कि नहीं इसी ने मर्डर किया है, ये एक्यूज है, इस पे इल्जाम लगाए तो ये और भी बाहर रहेगा तो और भी मर्डर कर सकता है, इसे आप क्या कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए ताकि सोसाइटी सिक्योर रहे। बट ये कहेगा कि साहब अभी केवल मुझ पे इल्जाम ही तो लगा है, अभी मैं कन्विक्ट तो नहीं हुआ, अभी मैं गिल्टी प्रूफ तो नहीं हुआ। बट अगर गिल्टी प्रूफ मैं जब तक नहीं होऊंगा तब तक तो मैं एक इनोसेंट पर्सन हूं। कोर्ट और इस भारत का इंडियन क्रिमिनल सिस्टम मुझे क्या मानेगा, इनोसेंट पर्सन मानेगा। तो मुझे भी वो सारे फ्रीडम प्रोवाइड कराने चाहिए जो एक आम इंसान को कॉन्स्टिट्यूशन कराता है। ठीक है, तो ये दो तरह की बात, इन्हीं को बैलेंस करेगा बीएनएसएस। कैसे करेगा? अब मान लो मैं एक बीएनएसएस के एक प्रोविजन का मैं आपको क्या दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे बेल। ठीक है, अब बेल क्या है, बेल इस चीज को बैलेंस करेगा कैसे, ये कहेगा कि ठीक है तुम अभी तक कन्विक्ट नहीं हो, ठीक है हम तुम्हें जेल नहीं पहुंचा रहे, बट तुम क्या करो, एक बॉन्ड भर दो और एक गारंटर या श्योरिटी ले आओ जो तुम्हारी क्या कर दे, जो तुम्हारी गारंटी ले ले कि तुम एविडेंस को टेम्पर नहीं करोगे, तुम भागोगे नहीं, तुम दोबारा कोई और क्राइम नहीं करोगे। तो ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है कि ठीक है बाहर तो हम छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भी राइट हैं, बट क्योंकि सोसाइटल इंटरेस्ट भी हमें देखना है तो कुछ तुम सिक्योरिटी या श्योरिटी लेके आओ, एक बॉन्ड भर के जाओ, तभी आप बाहर क्या कर सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, बट मान लो ये बहुत ज्यादा इसकी हिस्ट्री सीटर है, ठीक है, ये पुराना क्रिमिनल है, बहुत सारे इस पे कन्विक्शन हो चुके हैं, तो हो सकता है बेल उसे ना मिले, क्योंकि वहां पर भी क्या होगा, वहां पर सोसाइटल इंटरेस्ट का पलड़ा क्या होगा, ऑलरेडी भारी होगा, क्योंकि ये पहले से क्या है, कन्विक्टेड पर्सन है, या पहले से क्या है, एक क्रिमिनल पर्सन है। क्लियर? तो इस तरह की बैलेंसिंग को, इस तरह की बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट को हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। तो हर एक्ट में, कोई भी आप एक्ट पढ़ोगे, चाहे वो बीएनएसएस हो, चाहे वो सीपीसी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो एविडेंस एक्ट हो, सभी एक्टों में आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। क्लियर? तो जब आप किसी प्रोविजन के बारे में लिखोगे, अब आप सपोज करिए कि बेल पर ही लिखने को आ गया, तो अगर बेल के इंट्रोडक्शन में आपने ये ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस डाल दिया कि बेल क्या करता है, जो बीएनएसएस का ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का, उस पे ये बेल काम करता है। ठीक है, तो ये इससे परफेक्ट इंट्रोडक्शन आपको बेल के लिए नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और बीएनएसएस का कोई भी प्रोविजन पे जब आप लिखोगे, मेंस की आंसर राइटिंग करोगे, तो आप किसी भी प्रोविजन में ये कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस डाल सकते हो। अब बताइए, क्लियर आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस में देखो कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ग्रैंड नॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड नॉर्म। तो ग्रैंड नॉर्म क्या होता है, मदर ऑफ ऑल लॉज, मतलब सारे लॉज किससे निकले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हैं। सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से निकले हैं, तो हर लॉ अपनी वैलिडिटी को चेक कहां से करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से करेगा। जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पे कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डेंस में हर एक्ट को वर्क करना है। मतलब सबको इक्वालिटी पे बने रहना है, सबको इक्विटी प्रोवाइड करानी है, सबको रीजनेबल रहना है, सब में रीजनेबलनेस होनी चाहिए, नॉन आर्बिट्ररीनेस होनी चाहिए, गुड कंसाइंस पे बेस्ड होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस है जो हर एक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक ऐसे ही ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्या होगा कि जब हम दो इंटरेस्ट को बैलेंस करेंगे, जैसे क्राइम में कोई जब क्राइम करता है तो वो क्राइम हमेशा अगेंस्ट द सोसाइटी होता है, तो एक तरफ करने वाला हो जाता है, दूसरी तरफ पूरी सोसाइटी होती है। तो जब इन दोनों के इंटरेस्ट को हम बैलेंस करते हैं, इसी बैलेंसिंग को हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस। क्लियर? चलिए अब आप लिखिए, अब आप अपनी कॉपी निकालिए,
और लिखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएसएस। अब मैं आपको डिक्टेट कराता हूं। ठीक है, प्लीज ओपन योर कॉपी। और हाँ, कल आप मुझसे पूछ रहे थे टेलीग्राम की आईडी, आप लोग पूछ रहे थे, तो कल मैं कुछ लेके आया नहीं था, बट आज मैं आपके लिए क्यूआर कोड लेके आ गया हूं। तो आप ये क्यूआर कोड देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर सारी पीडीएफ्स मैं प्रोवाइड कराता हूं, बाकी जितने भी न्यूज़ेस होती हैं एग्जामिनेशंस को लेके वो सब इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बाकी जितने भी नोट्स होते हैं, रिलेवेंट नोट्स होते हैं जो आपके काम आएंगे, वो यहाँ पर मिल जाएंगे। और यहाँ से आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। अपने आंसर राइटिंग अगर आप कोई करते हो आगे, या फिर आगे आप करोगे, तो उसे चेक होने के लिए भी मुझे आप भेज सकते हो। क्लियर? बाकी ये इंस्टाग्राम हैंडल है पवन वार्ष्णेय, इसे भी आप कर सकते हो। यहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। बाकी अगर किसी को भी ठीक है, किसी को कोई भी स्ट्रेटेजी से प्रॉब्लम या डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, ये मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि अगला टॉपिक, मेरा जो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बीएनएसएस का, ये टॉपिक होगा इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, बहरहाल चलिए अभी पहले आप वो कंप्लीट करिए डिक्टेशन। ठीक, देखो डिक्टेशन मैं जो करूंगा, डिक्टेशन तो फिर पीपीटी क्यों दूंगा, उसकी पीडीएफ क्यों दूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये जो भी मेरे नोट्स हैं उसे मैं स्कैन करा करा के भी तो आपको दे सकता हूं। ठीक है, बट यहां मैं बोल बोल के क्यों क्यों बोल रहा हूं, को क्यों बोल के डिक्टेट करा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथों से कॉपी में लिखें। ठीक है, आप प्रिंटेड नोट्स पे इतना बिलीव मत करिए। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स आप 1000 पन्ने निकाल सकते हो गूगल करके किसी भी चीज पे, उससे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। क्लियर? जो मैं बोल रहा हूं उसे अपने हाथों से आप कॉपी में लिखिए। जो आपका लिखा हुआ होगा वो आपके माइंड में एक क्या हो जाएगा, परमानेंट यहां छप जाएगा। क्लियर? तो आप मुझे फॉलो करें। क्लियर? मैं अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताता हूं और पढ़ाता हूं। क्लियर? तो अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है ना जुडिशरी की, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पद है जो आपको मिलने जा रहा है। चलिए लिखिए, बहुत स्लो बोलूंगा, आप बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र रहिए। प्लीज राइट, प्लीज राइट। हेडिंग आपने डाल ली, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, लिखिए, एवरी लॉ डज द एक्ट ऑफ, every law does the act of balancing of interest. Every law does the act of balancing of interest either between individuals. ठीक है, अगर कोई सिविल केस है, अब सिविल केस तो सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होता, वो तो अगेंस्ट एन इंडिविजुअल ही होता है। जैसे ए बी की प्रॉपर्टी में घुस गया तो इसने केवल बी का राइट वायलेट किया, ना कि पूरी सोसाइटी का। तो जब हम सिविल कोई केस पढ़ते हैं तो वहां पर इंटरेस्ट दो इंडिविजुअल के बीच में बैलेंस कराना होता है, बट जब हम ऑफेंस या क्राइम साइड देखते हैं तो हमें बैलेंस कराना होता है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी। ठीक है, तो लिखिए, एवरी लॉ डज द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ईदर बिटवीन इंडिविजुअल्स। कोई पूछ रहा था कि एसेंस की हिंदी क्या होगा, सार, सार। ठीक है, बोलते हैं ना कि इसका सार क्या है, आप बताइए सार क्या है इसका। ईदर बिटवीन द इंडिविजुअल्स और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ईदर बिटवीन द इंडिविजुअल्स और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। क्लियर? नेक्स्ट पैरा,
अब देखो एक और चीज, अब मैं ऐसी बातें आपको सिखाता रहूंगा कि मेंस में आपको करना क्या है। अब मैंने यहां पर 2 लाइन बोली, क्लियर। अब आपको मैंने बोला कि नेक्स्ट पैरा, मतलब पैराग्राफ आपको चेंज करना है। यही आपको मेंस के आंसर राइटिंग में क्या करना है, देखना है, ठीक है, यही चीजें फॉलो करनी है। ठीक, मैंने अभी बोला एवरी लॉ डज द एक्ट ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ईदर बिटवीन इंडिविजुअल्स और बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। क्लियर। अब मैं बोलूंगा आपसे कि अगले पैराग्राफ में लिखिए, मतलब नेक्स्ट पैरा लिखिए। तो अगर आपका पैराग्राफ पहला वाला यहां पे कॉपी के एंड पे खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है यहां से, हाफ लाइन छोड़ के, ठीक है, हाफ लाइन छोड़ के। क्लियर। बेटा हिंदी में भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उसके लिए मैं अभी मैनेजमेंट से बात करता हूं, हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड मैं कराऊंगा, ठीक। और अगर आपका पैरा यहां पे खत्म हुआ है या यहां पे खत्म हुआ है, मतलब किसी लाइन के बीच में खत्म हुआ है, तो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होगा लाइन की स्टार्टिंग से। तो पैराग्राफ जब चेंज करें तो आपको यह ध्यान रखना है कि हाफ लाइन छोड़नी है। अगर पहले पैराग्राफ आपका खत्म हुआ एंड में, तो आधी लाइन छोड़ के वहां से नेक्स्ट पैरा लिखेंगे, ठीक है। और बीच में कहीं खत्म हो गया है तो फिर लाइन की स्टार्टिंग से अगला पैरा लिखेंगे, ठीक है। तो मेंस की जब आंसर राइटिंग करोगे तो ये सिस्टम फॉलो करोगे। चलिए नेक्स्ट पैरा, विद रेस्पेक्ट टू बीएनएसएस, पूरी लाइन नहीं छोड़ते, पूरी लाइन नहीं छोड़ते पैराग्राफ चेंज में। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बीएनएसएस, विद रेस्पेक्ट टू बीएनएसएस। अब देखो जब कॉपी में सबसे पहले आप सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे ये भी सीख लो। ये आज स्टार्टिंग है सब्जेक्ट की, इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे से जब भी आप कॉपी में लिखोगे वो ऐसे ही लिखोगे। अब देखो मैंने बोला विद रेस्पेक्ट टू बीएनएसएस, तो आप लिखोगे ऐसे, विद रेस्पेक्ट टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता referred as BNSS for brevity, ठीक है, रेफर्ड एज BNSS फॉर ब्रेविटी। विद रेस्पेक्ट टू, अब जैसे मैंने बोला कि विद रेस्पेक्ट टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो जहां भी आप पूरी कॉपी में सबसे पहली बार जब सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं तब पूरा लिखते हैं, और ब्रैकेट में ये बताते हैं कि हम इस पूरे सब्जेक्ट को आगे BN से संबोधित करेंगे, ठीक है। तो अब आगे आप जहां भी लिखोगे वहां पे पूरा ना लिख के आप केवल इससे काम चला सकते हो। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं मेंस की आंसर राइटिंग में, ठीक है। हाँ वैभव, ठीक है, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज BNSS फॉर ब्रेविटी। क्लियर। तो अब आगे कहीं भी, अब आप पूरी कॉपी में आगे BNSS से लिख सकते हो, क्योंकि सबसे पहली बार आपने कॉपी में क्या लिख दिया, इसे इसका रेफरेंस बता दिया। क्लियर। चलिए लिखिए, विद रेस्पेक्ट टू BNSS it has to be understood with reference to BNSS, it has to be understood that crime is considered to be a wrong, that crime is considered to be a wrong against the society. Crime is considered to be a wrong against the society. As it shakes the societal stability
as it shakes the societal stability and security. As it shakes the societal stability and security. नेक्स्ट पैरा कोई नहीं बेटा, अनामिका जो छूट गया उसे अभी छोड़ दो, ठीक है, मैं इसके बाद दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले पूरा लिख लीजिए। नेक्स्ट पैरा, इट इज इन द सोसाइटल इंटरेस्ट, इट इज इन द सोसाइटल इंटरेस्ट, पहले हम सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इट इज इन द सोसाइटल इंटरेस्ट it is in the societal interest that a culprit should be found out, मतलब क्या होना चाहिए, जो कल्प्रेट है उसे खोजा जाना चाहिए। सोसाइटी क्या चाहेगी, कल्प्रेट को खोजा जाए, उसे जेल में डाला जाए। इट इज इन द सोसाइटल इंटरेस्ट डेट अ कल्प्रेट शुड बी फाउंड आउट। देखो वैसे तो हिंदी मीडियम्स वाले बच्चे यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे तो मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ एक आध दिन में अरेंज करके आपको हिंदी के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊं, बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे जैसे टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक काम आप भी कर सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसे आप उतारते जाओ, फिर उसे क्या करो, गूगल से या फिर खुद से उसे ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। पर मैं आपको इतनी मेहनत करने की नहीं बोलूंगा, कुछ बच्चे तो अपने आप ही ये मेहनत कर लेंगे, मुझे पता है, बट मैं भी आपको हिंदी के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, तो लिखिए लिखिए लिखिए, इट इज इन द सोसाइटल इंटरेस्ट डेट अ कल्प्रेट शुड बी फाउंड आउट, prosecuted, 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 convicted and punished, convicted and punished, ठीक है। अब सोसाइटी क्या चाहेगी, सोसाइटी तो यही चाहेगी ना कि कल्प्रेट को जल्दी से जल्दी खोजा जाए, ठीक है, उसे उसका ट्रायल चलाया जाए, उसे कन्विक्ट करा जाए और जेल भेजा जाए, ठीक है, उसका तो यही इंटरेस्ट रहेगा हमेशा सोसाइटी का, ठीक है। प्रोसिक्यूटेड, कन्विक्टेड एंड पनिश्ड, बट ऑन द अदर हैंड, but on the other hand, ठीक है। अब देखो हिंदी में नोट्स अपलोड, ये शिवांगी तिवारी कह रही है जब ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं तो आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलो, पर फिर भी मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, ठीक है, किसी को भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इस जर्नी में, ठीक है, सबको साथ लेके चलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड, द कॉन्स्टिट्यूशन essentially guarantees, but on other hand, the Constitution essentially guarantees the fundamental rights to the individuals, but on the other hand, the Constitution guarantees the fundamental right to the individuals and therefore any action of the state and therefore any action of the state and therefore any action of the state in the
इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, जब स्टेट उस कल्प्रिट पे प्रोसिक्यूशन चला रहा होगा, मतलब जब स्टेट उस पे केस चला रहा होगा, तब क्या होगा, ठीक है, एंड देयरफॉर एनी एक्शन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द accused has to ensure the basic minimum freedom to the individual, मतलब एक तरफ सोसाइटी क्या चाह रही है कि वो कल्प्रिट पकड़ा जाए, प्रोसिक्यूशन चले और जेल भेज दिया जाए, ठीक है, बट दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन भी सबको बराबर के राइट्स देता है, तो जब उस पे केस चलाया जा रहा होगा तब उसकी फ्रीडम का भी ध्यान रखा जाएगा। इसी को हम बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं और यही जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस होता है। तो क्या लिखा कि एंड देयरफॉर एनी एक्शन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन against the accused has to ensure the basic minimum freedom to the individual, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना इंडिविजुअल के, टू द accused। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैरा, there has to be a fair balance, हाँ हिंदी में प्रोवाइड होगा पूरा, there has to be a fair balance between the societal interest and the individual interest, by providing some basic rights to that individual, क्लियर? दिस इज कॉल्ड जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ BNSS, ठीक है। अब आप पूरी कॉपी में BNSS लिख सकते हो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता herein after referred as BNSS for brevity। अब बताइए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्लियर हुआ? लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट मैंने लिखवाया देयर हैज टू बी अ फेयर बैलेंस बिटवीन द सोसाइटल इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट by providing the basic rights to the individual, स्नेहा अग्रवाल, आपको क्या समझ नहीं आ रहा प्लीज बताइए। स्नेहा अग्रवाल, ठीक है। अब इसे आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। आप सीआरपीसी का कुछ भी पढ़ेंगे, सीआरपीसी का कोई भी प्रोविजन पे आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पर, बेटा आपने लेट ज्वाइन किया होगा इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा।
ये क्लास, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये क्लास जब लाइव होती है तो उसके बाद रिकॉर्ड होके भी आपको मिलती है, रिकॉर्ड होके सेव होती है या नहीं होती? हियर एंड आफ्टर के बाद लिखा है हियर एंड आफ्टर रेफर्ड एज बीएनएसएस। अच्छा, मिलती है। तो बेटा जब मिलती है आपको रिकॉर्डेड क्लास, तो अगर आपका स्टार्टिंग का कुछ छूट गया है तो आप रिकॉर्डेड से उसे कवर कर सकते हैं, तो सारा समझ में आ जाएगा। जब आप बीच में से क्लास को ज्वाइन करोगे जब आप बीच में से क्लास को ज्वाइन करोगे तो जाहिर सी बात है कि जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आधे में से ज्वाइन करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अगर डेली रिकॉर्डेड क्लास मिलती है तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर छूटा हुआ आप रिवाइज भी कर सकते हो, अगर डिक्टेशन में आपका कुछ निकल गया है तो वो रिपीटेड से आप कवर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मैं अगर 4 बार वही सेम चीज अगर बोलूंगा तो वो टाइम वेस्ट आपका ज्यादा है, मेरा नहीं है, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट है। नहीं, एरो देखो, एरो यूज नहीं करते बेटा। जब हम मान लो इंट्रो लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे डालना नहीं है इंट्रो, ऐसे हेडिंग में इंट्रोडक्शन डालना नहीं है, इंट्रो सीधे लिखते हैं हम। मान लो हम स्टार्ट करा, हमने इंट्रो लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, इंट्रो लिखा, यहां पे हमारा पहला पैराग्राफ खत्म हुआ तो नेक्स्ट पैरा हमारा स्टार्ट होगा यहां से। अब देखो, ये पैराग्राफ हमारा चल रहा है, अब एक पैराग्राफ मान लो यहां खत्म हो गया तो अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये फॉर्मेट रहता है मेन आंसर राइटिंग में। इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा मैं मेंस में। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखो मैं एग्जाम देता नहीं, मैंने 2 एग्जाम दिए, दोनों मेंस क्वालिफाई है मेरे, और केवल इसी वजह से क्योंकि मैं सिस्टमैटिक लिखता हूं। ठीक है, मेरे आंसर में एक फ्रेम आपको मिलेगा, एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। क्लियर? एक और न्यूज है आपके लिए, क्या, क्योंकि आज सैटरडे, आज की क्लास मेरी केवल 1 आवर की होगी, केवल 1 आवर की क्लास होगी आज। ठीक है, मतलब डेली 2 घंटे की ही होगी, बस केवल आज आज केवल 1 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, हाँ, हर क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो, 2 से 3 लाइन आप हर क्वेश्चन में आप जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का डाल सकते हो। मान लो कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, एप्लीकेशन बेस्ड पूछ लिया है, तो वहां नहीं डाला जाएगा। बट अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसे बेल पे क्वेश्चन आ गया, एफआईआर पे क्वेश्चन आ गया, या किसी भी प्रोविजन पे अगर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पर आप इंट्रोडक्शन में जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस या कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस को लिख सकते हैं, उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। हाँ, संडे को तो ऑफ ही रहता है, वीकली ऑफ है। मेरा इंग्लिश मीडियम था मेंस में मैंने इंग्लिश में लिखी थी कॉपियां। नहीं, अभी 7 मिनट हैं, अब आप डाउट पूछ सकते हो। ये एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, इस पे मैंने आपको दोनों एसेंस समझाए और उस पे मैंने आपको डिक्टेट करा दिया, एक पैराग्राफ की डिक्टेशन थी। ठीक है, ये आपको डिक्टेट करा दिया। अब आपका कोई डाउट हो तो वो मुझे भेज सकते हैं आप यहाँ पर। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहले आप पूरा टॉपिक समझिए, समझने की कोशिश करिए विद 100% कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद डिक्टेशन जो मैं बोलूं वो अपने नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर कोई डाउट आपका बच रहा हो तो आप उसे लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है पूरा रिपीट कर दीजिए। देखो अब जब पूरा रिपीट करने की बात है तो एक बार आप रिकॉर्डेड क्लास जब आपको मिले तो उससे आप एक बार पूरी क्लास करिएगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप मुझसे अगली क्लास में इस पे डाउट पूछ सकते हैं।
ठीक है, अब 1 मिनट अपने कमेंट्स को रोक लीजिए। अब मैं जितने कमेंट्स आ गए हैं उन्हें एक बार पढ़ लूँ। ठीक है, सबके कमेंट्स के मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट अब रुक जाइए प्लीज़, है ना? फिर उसके बाद मैं खुद पूछूँगा, तब आप लिखिएगा, है ना? तो 1 मिनट आप शांत रहिए। हिंद ठीक है, देखो अभी रुक जाइए, क्योंकि जब मैं पढ़ूँगा नहीं तो फिर जवाब कहाँ से दूँगा? वो सारे मैसेजेस ऊपर निकल जाते हैं। अभी रुक जाइए, अब जो लिमिटेड वो आया है ना मैसेजेस, उन्हें पढ़ के मैं उनका पहले जवाब दे दूँ। आंसर स्टार्ट कैसे करना है और लिखना कैसे, ये मैं आंसर राइटिंग की क्लास में बताऊंगा। अभी केवल मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, आंसर जब तक आपको सब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक आप आंसर राइटिंग में लिखोगे क्या? तो पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लें और अच्छे से उसके नोट्स बन जाए, फिर उसमें से आंसर कैसे हमें निकाल के लिखना है, ठीक है, उसकी एक क्लास में आंसर राइटिंग की लूंगा। पर पहले जब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आंसर में लिखोगे क्या? नहीं, मेरा इंटरव्यू भी हो गया था, मैं रैंक 22 से सेलेक्टेड हूँ। ठीक है, और मैं रिजाइन करके आया हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरव्यू भी मेरा क्लियर था। सर कॉन्स्टिट्यूंट जूरिस्प्रूडेंशियल हर क्वेश्चन में जो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे उसमें आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। पॉलिसी और कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस में हल्का सा डिफरेंस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस बात करता है बेसिक प्रिंसिपल्स की, कि कोई आर्बिट्ररी एक्शन उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता। पॉलिसी अलग अलग हो सकती है सबकी, जैसे पॉक्सो एक्ट बच्चों को बचाने के लिए है, क्लियर। वहीं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक जो क्रुएल्टी हो रही है उसे बचाने के लिए। तो पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, बट एसेंस सबका सेम रहता है। बेटा 1 मिनट पढ़ने दोगे तो आंसर देंगे। ठीक है सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट माय delegation is going to help in July, so CRPC and BNSS सेम और डिफरेंट, will this BNS help to examine? CRPC और BNSS बिल्कुल सेम है। मैं कल जो टॉपिक में स्टार्ट करना है मुझे, डेट इज ऑफ इनहेरेंट पावर्स, ठीक है, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल भी कोई भी बदलाव नहीं है प्रोविजंस में। ठीक है, बस जहां जहां जो जो एडिशन हुआ है वो मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा। दस अगस्त तक ये चलेगा, 10 अगस्त तक चलेगा। नहीं अंजलि, बिल्कुल सेफ है। रिजाइन मैंने किया केवल पढ़ाने की वजह से, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से जुडिशरी के बैचेस पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे केवल एक टैग चाहिए था, मतलब मुझे केवल एक एक्सपीरियंस करना था मेंस का, इंटरव्यू का। फाइनली मैं सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैं रिजाइन करके इसलिए पढ़ाना ही कंटिन्यू करा। हाँ, मैं प्रैक्टिकल भी आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग साथ के साथ बताता चलूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। का जूरिस्प्रूडेंशियल लाइसेंस एक्यूज और सोसाइटी के राइट को बैलेंस करने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल सही राजू यादव, बिल्कुल यही होता है। गुरुजी ऐसा भी तो किया जा सकता है कि जैसे आप इंग्लिश में बोल रहे हैं हिंदी में भी बता दिया करो। देखो हिंदी में मैं, जैसे अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बट जो शब्दावली होती है ना, जो लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्द होते हैं, है ना, वो शायद सारे शब्दों के मतलब शायद मैं ना जानूं हिंदी में, है ना, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो उसमें ट्रांसलेशन आप यूज करेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है, टेलीग्राम चैनल में एक डिस्कशन ग्रुप भी है। वहाँ पर अगर आप उसे भी जॉइन कर लेंगे तो आप वहाँ पर कुछ भी भेज सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। बेटा मैं आरटीआई, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, यूपी में क्या होता है कि पहले आरटीआई डालनी पड़ती है कॉपी देखने के लिए, तो अब मैं आरटीआई डालूंगा, वहाँ से अगर कॉपी मेरी निकलती है तो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने मेंस के आंसर राइटिंग। बिहार जुडिशरी कितना टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आपने मतलब डीपली स्टडी किया है, जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा बीएनएसएस, अगर ऐसे ही आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए तो कोई भी स्टेट आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा। ठीक है, नहीं जूही, बिल्कुल हिंदी में भी बताया जाएगा। ठीक है, मैं देखो अब थ्रू आउट इंग्लिश में तो नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं हिंदी में भी आपको समझा रहा हूँ, बस केवल एक ही वो है कि टर्मिनोलॉजी। ठीक है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि डिग्लॉट आप खरीदें, इंग्लिश हिंदी दोनों में जो आता है डिग्लॉट, तो आप साथ तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आप मेहनत करने से बचिए मत। ठीक है, हिंदी में नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैं बोल रहा हूँ अभी 1-2 दिन मुझे अरेंज करने में लग रहा है, मैं हिंदी जो टॉपिक यहाँ से पढ़ा के जाऊंगा उसके हिंदी के नोट्स की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब मैंने बोल दिया आपसे, ठीक है, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपसे कोई केवल वादा कर रहा हूँ या दूंगा नहीं, मैंने जब आपसे बोल दिया तो मैं उसे 100% पूरा करूंगा। ठीक, ठीक है, मेरा एक ही आपके लिए एक ही सजेशन है, हिंदी वाले डिग्लॉट खरीदें हमेशा, है ना, डिग्लॉट। और वैसे डिग्लॉट इंग्लिश मीडियम वालों को भी लेना पड़ेगा, लेना चाहिए, मतलब क्योंकि आपको भी तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, और एमपी का अगर देना है तो वहाँ तो लीगल ट्रांसलेशन आता है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी में ही लीगल लैंग्वेज को जानेंगे, बेरेक्ट को जानेंगे, तो आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे? ट्रांसलेशन तो आपको भी करनी है, तो आप इससे बचिए मत, है ना, आप ज्यादा मेहनत करिए, ये मेहनत आपको डबल फायदा देगी। आप मेरा विश्वास मानिए, आपको आगे ये चीज रियलाइज होगी कि हमें इसका डबल फायदा मिल रहा है। बुक मेरी कल की क्लास आप करो, जो बुक के बारे में पूछ रहा है, बुक आपको लेनी नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं, केवल बेरेक्ट से, और जो कॉपी मैं बनवाऊंगा आपकी, केवल बेरेक्ट और कॉपी पढ़नी है, आपके तीनों लेवल निकलते हुए चलेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए सफिशिएंट है। हाँ, आपके क्लास नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं, आपको इसके अलावा कोई कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बेरेक्ट प्लस क्लास नोट्स, इन दोनों पे भरोसा करो। ठीक है, तीसरा मुझ पे भरोसा करो, आपको किसी और पे भरोसा करने की आवश्यकता ही नहीं है। एचजीएस डिफिकल्ट है, उसमें सर्टेनिटी बहुत कम है। नहीं, सीआरपीसी नहीं लेना, बीएनएसएस के बेरेक्ट से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें बीएनएसएस पढ़ना है, उसमें सीआरपीसी ऑटोमेटिकली मैं सारा कवर करा दूंगा आपका। देखो, बीएनएसएस ऐसा नहीं है कि मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करूंगा लास्ट तक जाऊंगा, ये मेरा पढ़ाने का बिल्कुल स्टाइल नहीं है। ठीक है, हम टॉपिक वाइज उठाएंगे, जो टॉपिक जब समझना चाहिए उसे मैं उस क्रम में मैंने अपने आप सब्जेक्ट को लगाया है, उस क्रम में मैंने अपने आप सब्जेक्ट को बनाया है। ठीक है, उसे इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आप सेक्शन 1 से लेके बैठोगे तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए बच्चे केवल बेरेक्ट से कभी समझ नहीं पाते सीआरपीसी को। ठीक है बेटा, टेलीग्राम चैनल मैंने बता तो दिया आपको।
सब सब जो जो जहाँ से जो प्रोविजन जहाँ से जिस सब्जेक्ट से लिंक हो रहा होगा वो मैं लिंक करके ही पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बेटा ये है, ये आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। इसे आप स्कैन करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसने नहीं किया। ठीक है, इसमें एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पर आपके डाउट्स और अपने आंसर्स लिख के भी भेज सकते हो, मैं चेक करके भेज दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब बताइए कि आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस? आपकी समझ में आ गया? आपको क्लियर है? ठीक है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जो कॉलेज में आप पढ़ के आए हो उससे बिल्कुल आपको लगेगा कि यार वो तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो तो बिल्कुल जीरो था। ठीक है, जब आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको ये मैं महसूस करा दूंगा कि आपको लगेगा कि अब हम असली लॉ जान रहे हैं, अब हम असली लॉ पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्लियर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन और जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस वाली स्लाइड है बेटा, एक बार आप रिकॉर्डेड जो वीडियो डलेगी उससे आप एक बार प्रयास करिए, एक बार कोशिश करिए, और नहीं समझ में आता है फिर भी तो मैं दोबारा से करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। टेलीग्राम जो मेन चैनल है, ये जिसका क्यूआर कोड मैंने दिखाया है आपको, इसी में एक डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, उसे भी अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आप मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अगर यहाँ से जाके आप रिकॉर्डेड से अगर एक बार रिवाइज भी कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं मंडे में सेम टाइम पे 4 बजे। थैंक यू सो मच।